हेलो नमस्कार साथियों। मैं एक बार फिर से दूसरी क्लास नंबर 2 लेके आए हैं स्टडी अड्डा 75 की। ठीक है, तो कल हमने क्या पढ़ा था? द्विगुणी व्यंजन पढ़ा था और ये स्वर पढ़ लिए थे, व्यंजन पढ़ लिए थे। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, कामतापसात गुरु के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं, ये सब कुछ पढ़ लिया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे जीभ और जिह्वा के आधार पर स्वर जो है कितने प्रकार के होते हैं। जीभ और जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? अग्रस्वर होते हैं और मध्य स्वर होते हैं और पश्च स्वर होते हैं। ठीक है, पश्च स्वर। तो अब देखते हैं अग्रस्वर में कौन कौन से आते हैं। अग्रस्वर में 4 आते हैं। इसमें ई, ए और ए आता है। ठीक है, और मध्य स्वर इसमें एक ही आता है। और पश्च स्वर में आ, ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ठीक है, तो ये जीभ और जिह्वा के आधार पर कितने होते हैं? 3 प्रकार के। ये 1 है, ये 2, ये 3। ठीक है, अब देखते हैं होंठ के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। होंठ के आधार पर, ठीक है, अगर आप डायरेक्ट यही 2 नंबर की क्लास देख रहे हैं तो आपको शायद समझ में ना आए। इसलिए बेहतर ये रहेगा कि आप जो कल वाली क्लास है, क्लास नंबर 1, वो आप पहले अटेंड करेंगे, उसके बाद ये देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है साथियों, अब देखते हैं होंठ के आधार पर स्वर जो है कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्तुल, वृत्ताकार या आवृत्तमुखी, वृत्तमुखी। वृत्तमुखी, इसको वर्तुल भी कहते हैं, वृत्ताकार या वृत्तमुखी भी कह देते हैं। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोल रहते हों, मतलब होंठ क्या रहते हों? गोल, होंठ गोल रहते हों। जैसे आप बोल कर देख सकते हैं, ऊ, ऊ, ओ और औ। ठीक है, ये होंठ के आधार पर कितने प्रकार के? 2। अब देख लेते हैं आवर्तुल। ये 1 हो गया, ये 2। ये है आवर्तुल, या आवृत्ताकार, या आवृत्तमुखी भी कहते हैं, आवृत्तमुखी। ठीक है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में होंठ गोल ना हो, मतलब गोल जो है आप अगर बोलेंगे, इनको उच्चारित करेंगे तो होंठ आपके गोल नहीं होंगे। ठीक है, अब इनमें देख लेते हैं। कहा था, देख लो इनमें कितने होते हैं? इसमें होते हैं 5, 6 होते हैं इसमें। ठीक है, इसमें होते हैं 4। देखिए, अ, आ, ई और ई, ए और ए। ठीक, माफ़ी चाहूँगा। देख लीजिए, वर्तुल और वृत्ताकार जो गोल होंठ होंगे, ठीक है, ये कितने प्रकार के? 4। उ, ओ और औ। ठीक है, आवर्तुल, आवृत्ताकार, आवृत्तमुखी, इनमें होंठ आपके गोल नहीं होंगे। ये कितने प्रकार के? 6। अ, ई, ए और ऐ। ठीक है, अब देखते हैं मुख द्वार, मुख विवर के आधार पर। मुख विवर के आधार पर
ठीक है। ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है विवृत, एक होता है अर्धविवृत, अर्धविवृत, एक होता है संवृत, और एक होता है अर्धसंवृत। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं। अब विवृत देखेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में आधा मुंह खुलता हो। कितना? आधा मुंह खुलता हो। आधा मुंह खुलता हो, ठीक है। तो इसमें कौन सा होता है? सॉरी, विवृत में क्या रहेगा आपका? पूरा मुंह खुलता हो, माफ़ी चाहूँगा, पूरा मुंह खुलता हो। इसमें कौन सा आता है? बड़ा आ। ठीक है, विवृत का मतलब, विवृत एक तरह से आप समझ सकते हैं, बड़ा मतलब विवृत बड़ा सा होता है आ। ठीक है, अर्धविवृत, अर्धविवृत का मतलब आधा, आधा विवृत ना, तो आधा मुंह खुलता हो। ठीक है, आधा मुंह खुलता हो, आधा मुंह खुलता हो। ठीक है, इसमें कौन से आएंगे आपके? इसमें आएंगे ई और ई। अब संवृत देखेंगे, जिन स्वरों के उच्चारण में लगभग पूरा मुंह बंद रहता हो, मतलब थोड़ा बहुत खुलता होगा, लगभग पूरा मुंह बंद हो। ठीक है, तो इसमें कौन सा आएगा आपका? ई, ई और उ और उ। ठीक है, अब देखेंगे अर्धसंवृत, जिन स्वरों के उच्चारण में आधा मुंह बंद हो। इसमें आधा मुंह बंद रहेगा, मुख बंद रहे, बंद रहे या बंद हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? ए और ओ। अब देखते हैं वायु, श्वास या प्राण के आधार पर। वायु, श्वास या प्राण के आधार पर। ठीक, इसमें कितने होते हैं? इसमें 2 होंगे, एक अल्प प्राण होंगे, अल्प प्राण, और एक महाप्राण। अब देखेंगे अल्प प्राण कौन से होते हैं? जिन अक्षरों के उच्चारण में कम वायु लगे, उच्चारण में कम वायु लगे। ठीक, तो इसमें क्या रहेगा? हर वर्ग का तीसरा और पांचवा और पहला, मतलब पहला, तीसरा, पांचवा अक्षर। चाहे इधर से याद करें, 35 वन, मतलब 35 एक याद कर लें, या 13 5, ऐसे करके कुछ भी अपना मतलब याद करने का कुछ भी सिस्टम हो, वो आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी मैं अभी आपको बताऊंगा इसको याद करने का सबसे सरल तरीका क्या है। ठीक है, कोशिश करूंगा मैं अपनी तरफ से आपको सरल से सरल चीज़ देने की, मतलब कठिन चीज़ को मैं सरल कर सकूं, उसे आप अपने हिसाब से जो है एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब देखेंगे महाप्राण, जिन अक्षरों के उच्चारण में क्या हो? अधिक वायु लगे। उच्चारण में अधिक वायु लगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? इसमें रहेगा हर वर्ग का दूसरा और चौथा अक्षर। वो मैंने आपको स्पर्शी व्यंजन का ऐसे करके कुछ बना के दिया था ना, उसमें ऐसे ऐसे नंबरिंग करेंगे। चलो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो आप पहले वो बना लेंगे चार्ट।
संघर्षी व्यंजन का चार्ट बना लेंगे यहाँ पर। ओ सॉरी, स्पर्शी व्यंजन का, स्पर्शी व्यंजन का आप चार्ट बनाइए। यहाँ पर चार्ट बनाएंगे, उसमें आपको अल्पप्राण, महाप्राण, कंपन या घर्षण, संकर, ऐसे घोष के आधार पर वो सब आपको यहाँ पर क्लियर होने वाला है। ये रही आपकी स्पर्शी व्यंजन की चार्ट। ठीक, इनको मैंने क्या बताया था, ये मैंने बताया था, ये क्या है, पंचमाक्षर हैं, पंचमाक्षर। अब इसकी आप पहले तो नंबरिंग कर लेंगे, नंबरिंग कर लेंगे तो आपको सीखने में जो है आसान रहेगा। ठीक है, तो मैंने अल्पप्राण का कौन सा नंबर बताया, 1, 3, 5। तो ये 1, 3 और 5, ये क्या हो जाएगा, ये अल्पप्राण हो जाएगा। ठीक है, अल्पप्राण, और ये जो अल्पप्राण जो रहते हैं, ये पहला, तीसरा, पांचवा, और क्या रहते हैं इसमें, सारे स्वर, स्वर मतलब 13 स्वर। ठीक है, अब जो महाप्राण है, महाप्राण का नंबर कौन सा बताया मैंने, 24। तो अब नीचे से देख लेंगे, ये दूसरा है, ये चौथा है, ये दूसरा है, ये चौथा है। तो ये कौन से हो जाएंगे, ये महाप्राण हो जाएंगे, महाप्राण। और इसमें क्या आता है, पहला, सॉरी, दूसरा और चौथा अक्षर आएगा इसमें, स, स और ह। तो महाप्राण में आएगा आपका दूसरा, दूसरा और चौथा। ठीक है, और स ह। ठीक है, अब देखेंगे कंपन, घर्षण या घोष के आधार पर अक्षर। कंपन, घर्षण, घोष के आधार पर। ठीक है, इससे भी इसी को समझ लेते हैं। तो देखिए आप, घोष जो है, घोष में कौन सा रहता है, पहला और दूसरा, सॉरी, पहला ये, दूसरा ये। तो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। ये क्या कहेंगे आपको, ये आप अघोष कहेंगे, ये अघोष कहेंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं, ये देख लीजिए पहले, इसमें कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक होता है अघोष, ठीक, और एक होता है घोष या सघोष, घोष या सघोष। ठीक है, तो आपका अघोष तो हो गया, पहला और दूसरा। अघोष में कौन सा, पहला और दूसरा। और सघोष में कौन सा होता है, तीसरा, चौथा और पांचवा। देखिए, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये कौन सा होता है, तीसरा, चौथा, पांचवा। ये कौन से होते हैं, घोष या सघोष। ठीक है, अब देख लेते हैं इसमें और जो है क्या क्या आ सकता है। तो जो आपके रहेंगे अघोष, इनमें स, स और हा। ठीक है, सॉरी, इसमें हा नहीं आएगा, हा आपका आएगा किसमें, इसमें महाप्राण में। ठीक है, हा महाप्राण में आता है, अघोष में हा नहीं आता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, आगे आपका कौन सा है, घोष या सघोष। ये देखो, मैंने आपको अभी बताया, 3, 4, 5, ये रहा 3, 4, 5। इसमें कौन सा आएगा, य, र, ल और व। ठीक है, चीज़ों को और सरल बनाने के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं, मैं लिखे दे रहा हूँ। अल्पप्राण, महाप्राण,
अघोष और घोष या सघोष। ठीक है, अब इसका नंबर कौन सा बताया था मैंने, इसका अल्पप्राण का नंबर बताया था 1 3 5। ठीक है, और महाप्राण का कौन सा बताया था 2 और 4। और अघोष का कौन सा बताया था 1 और 2। और ये घोष या सघोष का बताया था 3 4 5। ठीक है, और क्या क्या आता है अल्पप्राण में, सारे स्वर मतलब 13। और महाप्राण में क्या क्या बताया था स स स और ह। ठीक, और अघोष में क्या बताया था स स और स। ठीक है, और घोष या सघोष में या र ल व। ये मैंने आपको पिछली मतलब जो कल क्लास की थी ना, उसमें मैंने आपको इनके बारे में भी बताया था, वो आप पिछली क्लास देख सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं, अल्पप्राण अल्पप्राण, महाप्राण, घोष मतलब घोष, अघोष या सघोष में जब स्वर व्यंजन दोनों आएंगे, स्वर या व्यंजन दोनों आएंगे, यदि अल्पप्राण के रूप में स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं तो प्रधानता केवल आप किसको देंगे, केवल व्यंजन को प्रधानता देंगे। ठीक है, अब वर्णमाला अक्षरों के उच्चारण स्थान भी देख लेते हैं। वर्णमाला अक्षरों के उच्चारण स्थान, ये पिछली क्लास में मैंने बताया था, ये आपको ट्रिक ये जो बताई थी। ठीक, ये कौन सा बताया था, ये कंठ, ये तालव्य, ये मूर्धन्य, ये दंत, ये ओष्ठ। ठीक, अब इसमें कंठ में देखते हैं कौन कौन आएगा, अ और आ और का वर्ग, का वर्ग ये वाला, ये देखिए का वर्ग। ठीक है, का वर्ग। अब तालव्य में देखते हैं, तालव्य में क्या आएगा, ई और ई, और इसमें कौन सा चा वर्ग, चा वर्ग। ठीक है, इसमें चा वर्ग और इसमें का वर्ग। और इसमें क्या आ जाएगा, इसमें या आ जाएगा और आपका सा आ जाएगा। ठीक, अब मूर्धा देख लेते हैं, मूर्धा में क्या है ता वर्ग, ता वर्ग आएगा। अब दंत में देख लेते हैं, दंत में आपका क्या आएगा, सॉरी इसमें टा वर्ग होगा, टा वर्ग। ठीक है, दंत में ता वर्ग, दंत में आपका ता वर्ग आ जाएगा, और ता वर्ग के साथ साथ ये सा भी आ जाएगी। ठीक है, और एक चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखेंगे कि ये जो सा है इसको क्या कहते हैं, दंत सा ये है। ठीक है, दंत सा है, और ये वाली जो सा है ये वाली, इसको कहते हैं तालव्य सा। ठीक है, अब देख लेते हैं ओष्ठ में क्या आएगा, ओष्ठ में क्या आता है, ओष्ठ में आपका आएगा उ ऊ और पा वर्ग। ठीक है, पा वर्ग आ जाएगा इसमें। इसमें एक और देख लेते हैं, इसमें एक एन और आप जोड़ लीजिए, एन क्या होगा नासिक के, नासिक के मैंने पिछली बार मतलब अभी आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ मैं
कि जो पंचमाक्षर होता है, मतलब जो स्पर्शी व्यंजन का 5वां वर्ग होता है। ठीक, तो इसमें क्या आएगा, इसमें अंग अनुस्वार इसको कहते हैं। ठीक है, अनुस्वार। तो इसमें वही पंचमाक्षर आ जाएंगे, या, ड, न और म। अब आगे देखते हैं। कंठ प्लस तालु, मतलब कंठ तालव्य इसको बोलेंगे। कंठ तालव्य, कंठ तालव्य कौन कौन से होते हैं? ए और ऐ। और कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस ओष्ठ, तो इसको क्या कहेंगे? कंठोष्ठ, कंठोष्ठ कहेंगे इसको। ठीक है, ओ और ओ। और अगला कौन सा है? दंत, धन ओष्ठ, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे दंतोष्ठ, इसको कहेंगे दंतोष्ठ। अब दंतोष्ठ में कौन सा आता है? वाह, वाह। ठीक है, अब क्या आता है? वर्त्स, वर्त या दंतमूल भी कह देंगे इसको। ठीक है, इसमें क्या आएगा? इसमें रा और ला, इसमें आएगा र और ला। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि रा को क्या कहेंगे? मूर्धा, ये मतलब मूर्धा भी है, मूर्धा। और ला दंत है। ठीक है, तो रा जो है प्रकंपित, प्रकंपित ध्वनि है, और ला क्या है? लुंठित ध्वनि है। रा प्रकंपित, ला लुंठित, और रा भी मूर्धा भी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे वर्ण या विपर्य के आधार पर देख लेते हैं। वर्ण या विपर्य के आधार पर, वर्ण या विपर्य। ठीक है, किसी भी शब्द को बोलते या लिखते समय उनके अक्षरों का स्थान बदल दिया जाए, या उनके वर्ण विपर्य, मतलब जो उनको कहेंगे, क्या कहेंगे? वर्ण विपर्य कहेंगे। जैसे आप देख लो, उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी शब्द को बोलते या लिखते समय उनके अक्षरों का स्थान बदल दिया जाए, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? वर्ण विपर्य कहेंगे। जैसे छोटे बच्चे बोल देते हैं, जलेबी होता है, उसको क्या बोल देते हैं? जवेली। तो ये क्या है? ये वर्ण विपर्य है। ठीक है, मतलब, मतलब जैसे होता है मतलब, इसको क्या बोलते हैं? मतबल, है ना। तो ये मतलब क्या होता है? वर्ण विपर्य होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं युग्मक ध्वनि क्या होता है। युग्मक ध्वनि, युग्मक ध्वनि। अगर साथियों मेरे दिए गए कंटेंट में अगर किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है, उसके लिए मैं क्षमा का प्रार्थी हूँ। ठीक है, तो अगर आप बता देंगे हमको, तो हम अपनी गलतियों में सुधार करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप बताएं ज़रूर, अगर हम में कोई गलती मिल रही है तो आप बताएं ज़रूर हमको। इसके लिए मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे रहा हूँ, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट है। ठीक है, आप इस पर बताने की कृपा करें प्लीज़, अगर गलत हो रहा है तो। ठीक है, अब देख लेते हैं युग्मक ध्वनि। युग्मक ध्वनि, या इसको क्या बोलते हैं? द्वित्व ध्वनि भी कह देते हैं। ठीक है, गलतियां तो साथियों होती रहती हैं। ठीक है, गलतियां होती रहती हैं। अगर गलती हो भी जाती है तो आप वो गलती हमारी हमको बता सकते हैं। ठीक है, युग्मक ध्वनि क्या होता है? जब किसी शब्द में कोई एक अक्षर क्रम एक या मतलब दो बार आ सकता है, दो बार आ जाए,
जैसे पहला अक्षर आधा और दूसरा पूरा हो, मतलब एक ही अक्षर हो, पहला आधा हो और दूसरा क्या हो, पूरा। जैसे देखो दिल्ली और बिल्ली, ये क्या है, युग्मक या द्वित्व ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक है। और एक चीज़, जैसे कोई शब्द आता है गद्दा करके, गद्दा जैसे, ठीक है, गद्दा है, कुत्ता है, तो इसको आप युग्मक ध्वनि, इनको आप युग्मक ध्वनि बोल सकते हो। और अगर दे दिया गया मदद, तो ये युग्मक ध्वनि नहीं होगा, क्योंकि ये द आधी नहीं है, ये दोनों द क्या हैं, पूरी हैं। तो इसमें आप इसको युग्मक या द्वितीय ध्वनि नहीं कह सकते हो। मतलब जिसमें आधा होगा, अक्षर जो है आधा होगा, सेम अक्षर होगा, पहला आधा दूसरा पूरा, तो उसको आप क्या कहेंगे, युग्मक या द्वितीय ध्वनि। अब देख लेते हैं अमानक अक्षर, जो अभी मतलब मान्यता में नहीं है। अमानक अक्षर, ठीक है, अमानक, ये कुछ आ जो है पहले आपका ऐसे करके ऐसे कुछ बनता था, ठीक है, और जो झा है पहले मैं लिख दे रहा हूँ, उसके आगे नीचे मतलब नीचे उसके बता दूंगा ये कौन से अक्षर पहले बोले जाते थे। ये ठीक है, अब कुछ ऐसे करके लिखा जाता है, और ये अड़ा हो गया, ठीक है, ये दा हो गया, ये क्या है, ये भा हो गया, ये ला हो गया, ये जा हो गया, ये आ हो गया, सॉरी छोटा आ है, छोटा आ। इनका प्रयोग रामायण में किया गया है, ठीक है, रामायण में किया गया, मतलब बहुत पुरानी बुकें आप हिंदी की यदि पढ़ेंगे तो उनमें आपको ये वाले अक्षर मिल सकते हैं। पुरानी बुकें यदि आप पढ़ेंगे तो उनमें ये अक्षर आपको मिल जाएंगे। ल ऐसे काफ़ी लोग बनाते हैं, बाकी सही है, ये अमानक अक्षर माना जाता है। ठीक, आगत या विदेशज स्वर देखेंगे अब, ये आप नोट कर लें, ठीक है, आगत या विदेशज स्वर, विदेशज अक्षर, ठीक है, विदेशज अक्षर, ठीक। तो ये हो गया आपका का, ये हो गया नुक्ता, जिनमें नुक्ता लगा रहेगा वो क्या होंगे, विदेशज होंगे। का है, ग, ख, ज और फ, ये क्या है, नुक्ता। जो नुक्ता ये रहता है इसको मैं लिख दे रहा हूँ पहले, नुक्ता। ये अरबी और फारसी के हैं, काहे के हैं, अरबी और फारसी, अरबी और फारसी भाषाओं में ये क्या, नुक्ता मतलब लगाया जाता है उसमें, ठीक है। आगे देखते हैं, अब देखते हैं अमात्रिक शब्द क्या होते हैं। अमात्रिक शब्द, आ माने नहीं, मात्रिक माने मात्रा, तो जिनमें मात्राएं ना हो, जैसे कमल हो गया, कलरव हो गया, ठीक, जहाज नहीं होगा, ठीक है, कमल हो गया, कलरव, बेसिकली जिसमें मात्राएं नहीं रहेंगी उनको क्या कहेंगे, अमात्रक शब्द, अमात्रिक शब्द, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब देखेंगे हम अनुनासिक और निरनुनासिक में अंतर क्या होता है। अनुनासिक और निरनुनासिक, निरनुनासिक को अननुनासिक भी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो, जिन अक्षरों के ऊपर अंक की बिंदी आएगी, अंक की बिंदी, ठीक है, उनको क्या कहेंगे, अनुनासिक कहेंगे।
जिनके ऊपर अंक की बिंदी आएगी उनको क्या कहेंगे, अनुनासिक कहेंगे। जिन अक्षरों के ऊपर कुछ नहीं होता उनको क्या कहते हैं, जिनके ऊपर कुछ नहीं होगा उनको क्या कहेंगे, निरनुनासिक या अननुनासिक। निरनुनासिक या अननुनासिक। ठीक, अब देख लेते हैं नासिक के और अनुनासिक में अंतर। नासिक और अनुनासिक में अंतर। अनुनासिक, अनुनासिक में अंतर। अनुस्वार को नासिक भी क्या कहते हैं, सॉरी अनुस्वार जो रहता है अनुस्वार, इसको क्या कहते हैं, इसको नासिक भी कहते हैं। ठीक, क्योंकि ये वर्ग के पांचवें अक्षर के स्थान पर आते हैं। पंचमाक्षर मैंने आपको पिछली क्लास में बताया, अभी थोड़ी देर पहले बताया। ठीक है, तो उदाहरण देख लेते हैं इनके। एक बार फिर से समझ लीजिए कि जो अनुस्वार हैं, अनुस्वार को क्या कहते हैं, नासिक भी कहते हैं, क्योंकि ये वर्ग के पांचवें अक्षर के स्थान पर आते हैं और इनको बोलने में नाक की सहायता ली जाती है। किनको, नासिक को। ठीक है, तो नासिक के और अनुनासिक में क्या देखेंगे, अंतर देखेंगे। कहने का मतलब है ये अंक की बिंदी और ये सिर्फ बिंदी, सॉरी ये ऐसे करके अंक की बिंदी लगेगी इसमें, ऐसे देखो, ये अनुनासिक किसको कहेंगे, इसको। ठीक, अब एग्जाम्पल देखते हैं। अंग है जो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे करके। ठीक है, अब देखो पदांत क्या होते हैं। पदांत देख लेते हैं। पदांत, आकारांत और अकारांत। ठीक है, जिन अक्षरों के अंत में बड़ा, या मतलब उदाहरण देख लीजिए, राजा है, लता, मतलब जिनके लास्ट में आ, बड़ा आ की मात्रा आए, या राम। पिछली क्लास में मैंने बताया था आपको कि अगर कोई अक्षर ऐसे लिखा है तो उसमें आ होता है, हलंत यदि नहीं लगा है तो वो किस में आएगा, आकारांत में। जिसमें ये मात्रा रहेगी वो कहाँ आएगा, आकारांत में। जिसमें मात्रा लगी रहेगी आकारांत में, नहीं लगी रहेगी अकारांत में। इसी तरह ईकारांत, इकारांत, उकारांत, उकारांत और ऋकारांत जो रहेगा, बाकी तो ईकारांत और इकारांत, उकारांत और उकारांत सेम इसी पे आधारित है, सेम इसी तरह। जैसे इसमें लास्ट में मात्रा बड़ा की है तो उकारांत होगा तो उसमें बड़ा ऊ की रहेगी, और उकारांत रहेगा तो छोटा ऊ की रहेगी। अब ऋकारांत आप देख लीजिए, ऋकारांत आप देख लेंगे, ये थोड़ा अलग है उससे, थोड़ा सा अलग है बस। इनके अंत में क्या रहेगा, पित्र, मात्र और भात्र। सेम वही है, इसमें मतलब ऋकारांत है, इसके आगे कुछ है नहीं, मतलब दूसरा ऋकारांत वगैरह, तो ये सिर्फ ऋकारांत ही है, तो इसको आप देख लेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा हो दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा। अगर कोई गलतियां हो तो आप ज़रूर बताइएगा हमें। ठीक है, अब देख लेते हैं संप्रक्त। संप्रक्त क्या होता है, संप्रक्त क्या होता है, तो संप्रक्त होता है जब किसी शब्द में एक ही वर्ग के दो अक्षर एक साथ आएं। जब किसी शब्द में एक ही वर्ग के दो अक्षर एक साथ आएं जिनमें पहला आधा और दूसरा पूरा हो। पहला आधा और दूसरा पूरा हो, जैसे आप देख लीजिए, मैं उदाहरण आपको बताता हूँ।
संबल। ये देखो आधी म और ब, ठीक। तो इसमें आप म ना लगा के यदि ऊपर सा पर यदि अनुस्वार लगा दे रहे हैं, इधर देख लो, ऐसे ये माँ लगी हुई है ऐसे बा पे, तो आप इसको ना लगा के यदि इस पे अनुस्वार लगा देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्या मतलब, इसमें ये आ जाता है, संप्रक्त में आ जाता है, ठीक है। अब नासिक के वाले देख लेते हैं। नासिक के वाले जितने भी शब्द अपने मूल रूप में लिखे जाते हैं या जिनके अनुस्वार जिनमें अनुस्वार होता है वो नहीं होता है, वे सभी संप्रक्त ध्वनि के उदाहरण हैं। जैसे देख लीजिए चंचल है, जैसे चंचल, या क्या है, ये संप्रक्त का उदाहरण नहीं माना जाएगा। कहिए क्यों? क्योंकि संप्रक्त जो है कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक। ये संप्रक्त ध्वनि का उदाहरण है और ये क्या है, नहीं है। तो ये जो संबल था ये संप्रक्त ध्वनि का उदाहरण था, ये वाला, ठीक। और ये वाला नहीं था, ठीक है। अब वर्णगुच्छ देखते हैं क्या होता है। मैं इसकी सिर्फ प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको। यदि आपको नोट्स चाहिए प्रॉपर तो उसके लिए आप हमें बताएं, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा पूरी हिंदी का, A to Z पूरी हिंदी आपको मिलेगी, ठीक है। आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप हिंदी अगर उसमें सब्जेक्ट आ रहा है तो आप संपर्क करिए, हम आपको हिंदी के नोट्स प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। पूरे नोट्स A to Z बताया तो मैंने, ठीक है। अब देख लेते हैं वर्णगुच्छ क्या होता है। तो वर्णगुच्छ देखेंगे, वर्णगुच्छ देख लेते हैं। जैसे राष्ट्र लिखा है, ठीक, राष्ट्र, तो इसको हम अलग अलग तोड़ेंगे। गुच्छ का मतलब होता है एक समूह, जैसे नहीं होता समूह। तो इसको तोड़ने पर हमको क्या मिलेगा, तोड़ने पर देखो क्या मिलेगा, रा, इसमें हलंत लगाएंगे, आधा रा है ये राष्ट्र बड़ा आ था तो ये अलग हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी हलंत लगाएंगे, टा भी आधा था, इसमें भी हलंत लगेगा, प्लस रा, ये भी आधा था, आधा था नहीं मतलब आधा हो ही जाता है आगे, मतलब इसको जब तोड़ेंगे आप तो इसको आधा आधा, तोड़ने का मतलब है अलग अलग करना। इसमें जो आ और आ रहेंगे ये तो पूरे ही रहते हैं, क्योंकि इनको किसी की सहायता से नहीं बोला जाता, ये स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं वर्ण विन्यास क्या होता है। वर्ण विन्यास, ठीक, वर्ण विन्यास देख लेते हैं। किसी भी ध्वनि या शब्द का निर्माण करते समय उनके संग्रह, समझ, देख लेना, फिर से बोल रहा हूँ। लिखने में दोस्तों बहुत टाइम लगता है, तो इसलिए आप जो है सुनते चलें या आप नोट करते चलें, वीडियो को पॉज करके लिख लें या कुछ भी करें, ठीक है। किसी भी ध्वनि या शब्द का निर्माण करते समय उनके संग्रह या खंडन को जहाँ प्रस्तुत किया जाता है या उसे प्रस्तुत करना या कहीं पर लिखना, तो उसको क्या कहेंगे, वर्ण विन्यास कहते हैं। वर्ण विन्यास में दो प्रक्रियाएं होती हैं, कितनी, दो, देख लो। अच्छा, किसी ध्वनि का पहला शब्द, किसी ध्वनि का निर्माण करते समय और खंडन करते समय उनके संग्रह को जहाँ प्रस्तुत किया जाता है, खंडन करते समय खंडन या संग्रह को क्या किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है,
प्रस्तुत किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? वर्ण विन्यास कहते हैं। उसको कहेंगे वर्ण विन्यास। इसको दो प्रकार से लिख सकते हैं, एक वर्ण संयोजन और एक वर्ण वियोजन, सॉरी वर्ण विच्छेद, यहाँ वर्ण विच्छेद या वर्ण वियोजन। ठीक है, देख लीजिए, जैसे भवन है, भा धन अ धन व धन अ धन न धन अ, तो भ व न, तो सब में से अ अलग हो जाएगा। ठीक, तो ये जो भवन है ये क्या है? ये वर्ण संयोजन है, ध्वनियों का सार्थक संग्रह इसको कहेंगे। ये क्या है? वर्ण संयोजन। वर्ण संयोजन है। ठीक है, अब देख लेते हैं वर्णों को आधा लिखने की विधि। वर्णों को आधा लिखने की विधि। वर्णों को आधा लिखने की विधि। वर्णमाला के अंतर्गत स्वरों को जो है आधा नहीं लिखा जा सकता। स्वर जो है आधे नहीं लिखे जा सकते। व्यंजन के आधे मतलब लिखने की तीन विधियां हैं। तीन विधियां हैं, आप पहली देखेंगे। पहली में जब है किसी भी अक्षर को शब्द में आधा लिखने के लिए उसकी खड़ी पाई हटाई जाती है। खड़ी पाई मतलब जैसे ऐसे कोई धा करके ऐसे लिखा गया तो ये वाली पाई हटा देंगे, सिर्फ इतना बचेगा। तो ये कौन से होते हैं? ध्यान है जैसे, तो धा में हलंत लगा देंगे, आधा हो जाएगा। ये हो गया पहला। दूसरा देखेंगे, दूसरे में क्या है? और हाँ, एक और चीज़, ये जो ध्यान है, ऐसे ऐसे अक्षर जो होते हैं वो कितने हैं, कितने अक्षरों की खड़ी पाई हटाई जाती है? 22 अक्षर हैं ऐसे। ठीक है, अब सेकंड नंबर देखेंगे, जिन अक्षरों की खड़ी पाई नहीं होती है उनको शब्दों में आधा लिखने के लिए क्या करते हैं? उनके हलंत, उनमें जो हलंत लगा दिया जाता है। ठीक है, उनमें जैसे गुड्डा है, ये हलंत लगा दिया, ये आधा हो गया। ठीक है, तो ये जो हलंत लगाने वाले ये कितने अक्षर होते हैं? इनकी संख्या होती है 9। ये आप अलग अलग ध्यान रखेंगे, पहला, दूसरा और ये तीसरा। तीसरे में क्या होता है? जिन अक्षरों में ना तो खड़ी पाई होती है, हटाई जा सकती है मतलब, और ना ही उनके नीचे हलंत लगाया जा सकता है, तो ऐसे अक्षरों को शब्दों में आधा लिखने के लिए क्या करते हैं? उनकी जो खुली गुंडी रहती है उनको काट दिया जाता है। जैसे कि क्या क्या, और फा जो है, फा को क्या करते हैं? ऐसे ऐसे करेंगे इतना, और ये वाली हटा देंगे, तो ये क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। और का जो रहता है, का ऐसे करके, तो का को इतना लिखेंगे, ये हटा देंगे। ठीक है, तो ऐसे हैं, इनकी संख्या कितनी है? 2। ठीक, से तीसरे नंबर पे क्या, का की ये ऐसे करके जो ऐसे रहती ये हटाते हैं, और फा की भी जो ऐसे रहती वो हटा देते हैं। अब 12 खड़ी ककहरा वो तो आप जानते ही होंगे, पा पा पी पी, देख लो, ककहरा ककहरा। की को 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 कं का, सॉरी का, सॉरी। ठीक है, अब रेफ या रेकार की मात्रा देख लेते हैं। रेकार की मात्रा, ठीक है, तो जो रा रहती है, रा की कोई मात्रा नहीं होती है। ठीक है, वर्णमाला में रा ही केवल ऐसा एक व्यंजन है जिसके 3 टुकड़े किए जा सकते हैं।
जिनमें क्या आता है, जिसे रेफ की मात्रा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसे रेफ की मात्रा के नाम से जाना जाता है। और रा की मात्राएं जो है कितने प्रकार की होती हैं, देखो कितनी होती हैं, 3, 1 2 3। इसको कहते हैं रेफ या रेकार। रेफ या रेकार ये कैसी रहती है, इसमें आप उदाहरण देखेंगे सिर्फ। कर्म, ये जो ऊपर लगी रहती है, ये क्या रहती है, रेफ या रेकार की मात्रा। 2 नंबर पे क्या आती, पदेन। पदेन, पदेन क्रम, इसमें क्या आएगा, क्रम, सॉरी इसमें क्रम नहीं आएगा, इसमें आएगा आपका भ्रम। ठीक है, तो इसको भी पहले तोड़ के देख लेते हैं, आपको तोड़ के दिखा दे रहा हूँ मैं। का धन अ आधा है ये, और धन रा आधा होगा, धन म ये भी आधा होगा अ। ठीक है, अब जो है इसको तोड़ लेते हैं क्रम को। देखिए का धन रा और धन अ, धन म, सॉरी म और धन अ, ये होगा क्र, सॉरी का, ये। ठीक है, इतना मिला के ये बन जाएगा। ठीक, ये पूरे होते हैं, इनको किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ठीक है, ठीक है साथियों, तो वर्णमाला जो आपकी है वो आज कंप्लीट हो चुकी है। पसंद आई तो लाइक करें, ठीक है, और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और हमारी जो गलतियाँ हो सकती हैं, तो अगर आप गलतियाँ हों तो उनको हमें बता सकते हैं आप। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक और नई शानदार क्लास के साथ। कल मैं आपको पढ़ाऊँगा संज्ञा, पढ़ाऊँगा नहीं, मैं आपके साथ पढ़ूँगा। ठीक है, मैं भी एक छात्री हूँ आपकी तरह। ठीक है, तो कल मिलते हैं संज्ञा के साथ। सो बाय बाय दोस्तों, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।